Hi students, my name is Parth Singhal and I welcome you all in today's video. This video is about class 9th and we were studying about force and laws of motion. So in the last video we have studied about the Newton's first law and Newton's second law. ठीक है, तो Newton's second law was the rate of change of momentum is directly proportional to the net force applied on it. हमने इसके बारे में पढ़ा था और इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी, इसके कुछ मतलब गिव रीजंस थे, जिसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो इम्पैक्ट टाइम होता है, जैसे वाई अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग ए बॉल, सो बिकॉज ही वांट टू इंक्रीज इम्पैक्ट टाइम सो दैट द कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा होगा तो इम्पैक्ट कम होगा. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाएगा तो इम्पैक्ट इसका अपने आप ही कम हो जाएगा. तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें यही आंसर देना है. So before coming to the topic, and if you have not seen the previous video, then I will provide you link in the description box. And if you have not subscribed the channel, then please subscribe the channel so that you can get updated when you get the new video. So today's topic is Newton's third law of motion. सबसे आसान टॉपिक है, तो शुरू करते हैं. That is Newton's थर्ड लॉ. तो इसका स्टेटमेंट है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कि ये स्टेटमेंट आधा है. पूरा स्टेटमेंट ये है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़. सो इफ़ यू आर आस्क्ड इन दी एग्ज़ाम तो आपको ये पूरा लिखना है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एग्ज़ाम्पल क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सपोज़ करो ये टेबल है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है, एक बुक रखी है. ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन देखेंगे तो ये बॉक्स है या बुक है, इसका वेट होगा नीचे की तरफ. ठीक है, तो ये वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? दिस वेट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ. ठीक है, अब क्या करा हमने, इसका एक्शन का एक क्या होगा रिएक्शन, जो कि होगा ऊपर की तरफ. तो जब वेट लगेगा टेबल पे तो टेबल भी उसके ऊपर इक्वल और अपोजिट क्या लगाएगी, रिएक्शन. तो एक्शन किस पे लग रहा है? यहाँ लिखते हैं एक्शन इज ऑन टेबल, मतलब लिखा ऑन टेबल, और रिएक्शन ऑन बॉक्स. तो ये आप ये देखो कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मतलब दे बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग जाए. सो न्यूटन थर्ड लॉ इज़ यूज इन आर डे टू डे लाइफ. बहुत जगह यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर वॉकिंग, जब हम चलते हैं तो चलते हुए क्या होता है, व्हेन वी आर वॉकिंग देन वी आर प्रेसिंग द ग्राउंड बाय आवर फुट. जब हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं तो वो हमारा एक्शन है. बदले में ग्राउंड हमें क्या करता है, हमें रिएक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं. ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट दी लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके अंदर से कंबशन होता है, गैसेस निकलती हैं. तो गैसेस वो प्रेशर लगाती हैं एयर पे, वो एक्शन होता है. वापस में क्या होता है, वो एयर उसके ऊपर दोबारा से रिएक्शन करती है, जिससे वो ऊपर की तरफ मूव करता है. ठीक है, व्हेन वी आर स्विमिंग वी आर पुशिंग वाटर इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पुश कर रहे हैं तो वाटर हमें एक रिएक्शन देके आगे पुश कर रहा है, इसलिए हम आगे मूव कर जाते हैं. तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये लॉ हर जगह ही एप्लीकेबल है और हर जगह ही यूज़ होता है. सो दैट इज़ द न्यूटन थर्ड लॉ. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, तो एप्लीकेशन में आप यही एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक व्हेन वी आर वॉकिंग, रॉकेट लॉन्चिंग. ठीक है, व्हेन वी आर स्विमिंग. तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ के. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू स्टडी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इसका हम आज एक डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं एंड दैट डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो पे अटेंशन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग.
तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन मोमेंटम ये बोलता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या था? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये हमने पढ़ा है किसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, C प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। तो यहाँ पे C का मास क्या है? C का मास कितना है? 12। O2 का 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32 प्लस 12 44 ग्राम। और प्रोडक्ट का मास कितना है CO2 का? 44 ग्राम। मतलब जो टोटल मास किसका है? रिएक्टेंट का, वही मास होगा प्रोडक्ट का। जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का। तो मतलब जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का रहा, रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद में भी। तो इसी तरीके से आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब ये कोलिजन क्या होता है? कोलिजन सिंपली कि दो बॉडीज़ की आपस में टक्कर हो जाती है, जैसे क्या बोलेंगे? कोलिजन बोलेंगे, ठीक है। तो जो मोमेंटम कोलिजन से पहले रहेगा वही मोमेंटम कोलिजन के बाद रहेगा, ठीक है। ऑन दिस वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। एक्सप्रेशन में आपको पहले बताता हूँ, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, U1U2 V1V2। तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या करा, हमने दो चीज़ें ली। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक ट्रक लिया, ठीक है, जो कि ट्रक पता नहीं आपको लगेगा नहीं लगेगा, एज्यूम कर लो, ठीक है। और एक हमने क्या ली? छोटी सी कार। एक ट्रक और एक कार, ठीक। ट्रक का मास है M1, कार का मास है M2, ठीक है। ट्रक की वेलोसिटी इनिशियल U1 और कार की U2। अभी क्या हुआ? कंडीशन ये है, कार रुकी हुई है, ट्रक चल रहा है, कार आगे है, ट्रक पीछे है, ठीक है। पीछे से ट्रक ने कार को आके हिट करा। जैसे हिट करा तो ट्रक की स्पीड तो कम हो गई, कार मूव करने लगी, ऐसे तो होगा। अगर कार को पीछे से ट्रक आके टक्कर मारेगा तो ट्रक क्या करेगा? ट्रक की स्पीड कम हो जाएगी, कार मूव करने लगेगी अगर रुकी हुई है तो, ठीक है। सो दैट इज़ बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन से पहले की बात है। अब कोलिजन हो गया, मतलब इनके बीच में आपस में क्या हो गई? टक्कर हो गई। कोलिजन होने के बाद में, जैसे टक्कर हुई, इस टाइम टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद में जब ये अलग अलग हो गए, इस पर मैंने T लिख दिया, इस पर मैंने C लिख दिया, तो मास तो इसका M1 ही रहा, इसका मास M2 रहा, वेलोसिटी इसकी V1 हो गई और इसकी वेलोसिटी V2 हो गई, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसे हम न्यूटन के थर्ड लॉ से अप्लाई करेंगे, थर्ड लॉ से डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे आइए देखते हैं। ट्रक ने कार के ऊपर एक फोर्स लगाई, ठीक है। वो फोर्स मैंने मान ली वो फोर्स है F1, ठीक है। तो मैंने लिख दिया F1 इज फोर्स अप्लाइड बाय ट्रक ऑन कार, ठीक है। तो F इज इक्वल टू होता है M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे F1 है, तो यहाँ पे ये बताओ कि 1 आएगा या 2 आएगा, मतलब मास हम कार का लेंगे या ट्रक का लेंगे। तो ध्यान रखना, जिस पे फोर्स लगी उसी का मास लेंगे और उसी का एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है। तो फोर्स किस पे लगी है? कार पे लगी है, तो इसका ही मास और इसका ही एक्सेलरेशन 2 ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v2 माइनस U2 अपॉन टी, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा F1, ठीक है। इसे मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। नेक्स्ट स्टेप,
F2 is the reaction of car on truck। जब इसने ट्रक ने कार पे क्या लगाया, एक्शन, तो कार भी वापस क्या लगाएगी, रिएक्शन, दैट इज F2। रिएक्शन क्या है हमारा, F2। तो F2 कैसे निकलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, अब कार ने किस पे लगाया, ट्रक पे, तो मास भी ट्रक का और एक्सेलरेशन भी ट्रक का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू F2। तो अब हम पे दो चीज़ें आ गई, क्या क्या दो चीज़ें आ गई, हम पे आ गया F1 और हम पे आ गया F2। अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो मेरा एक्शन था F1, इसका रिएक्शन क्या आया, F2, और ये इक्वल होंगे। स्टेटमेंट ठीक है, इक्वल तो है बट अपोजिट है, तो अपोजिट साइन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे अपोजिट दिखाने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स डायरेक्शन। माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, बस वैल्यू पुट करनी है। तो देखते हैं F1 की वैल्यू क्या है। F1 की वैल्यू है इसमें m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी इज इक्वल टू F2 की वैल्यू, माइनस साइन पहले लगाया, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। चेक कर लो एक बार, F2 m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी, F1, और F2 m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, और साथ में क्या आ गया, ये वाला माइनस। ठीक है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 या F2 इज इक्वल टू माइनस F1। तो F1 ये था, ये लिख दिया, F2 ये था, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो T से T कैंसिल हो गया, क्या बचा, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। बस मल्टीप्लाई करी और कुछ नहीं करा, m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस का m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1। अब आपको कुछ नहीं करना, u वाले एक साथ और v वाले एक साथ। अब देखो यहाँ पे ये u2 माइनस का है, इधर जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का, ये v वाला माइनस का यहाँ पे कैसा जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो हम जब इसे अरेंज करेंगे, इसे भेज दिया, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसे मैं पलट के भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये हमने ड्राइव करा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। दैट लॉ इज़ यूज इन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अगर हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी होती है तो उसके लिए भी यही यूज़ होता है। ठीक है, कैसे यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। रिकॉइल क्या होती है, जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो उसमें झटका लगता है हमारे हाथ पे, तो वो क्या है, वो रिएक्शन है किसका, बुलेट का, किसके ऊपर, गन के ऊपर। ठीक है, गन ने उसके ऊपर एक्शन लगाया जिसकी वजह से वो आगे मूव कर रही है, तो बुलेट ने वापस क्या लगाया, रिएक्शन। ठीक है, मास कम होता है इसलिए झटका लगता है खाली। अगर बुलेट का मास बहुत ज़्यादा होता तो झटका बहुत ज़्यादा बड़ा लगता। ठीक है, तो एक बार इसमें देखते हैं। इसमें हमने माना m1 इज इक्वल टू मास ऑफ गन मान लिया। ठीक है, m2 हमने माना मास ऑफ बुलेट, मतलब 1 हम गन के लिए ले रहे हैं और 2 हम बुलेट के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो u1 क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, और u2 क्या होगा,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। v1 क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, और v2 क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इससे मुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाना है जो आपको बुक्स में मिलेगा। वो बुक्स में फॉर्मूला कैसा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज यू शुड नो एवरीथिंग, ठीक है। तो इसमें m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये हमें एक्सप्रेशन पता ही है, ठीक है। इनिशियली अब ये मानो जब गन से बुलेट फायर नहीं हुई तो गन किस पे है, रेस्ट पे, मतलब उसका u1 क्या होगा, 0। अगर u1 0 होगा तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। बुलेट की कोई इनिशियली वेलोसिटी होगी, मतलब 150 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, किसी वेलोसिटी से बुलेट निकली होगी, तो ये 0 नहीं होगी, ये 0 होगी, ठीक है। अब निकलने के बाद की बात करते हैं, ठीक है। बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग ऐसे करके चलता है। बिफोर फायरिंग ये कंडीशन थी, आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद में जो बुलेट होगी वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। जब कहीं ना कहीं जाके रुकेगी तो उसकी v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी 0 होने पे क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बचा, m2u2 इज इक्वल टू m1v1। m2 क्या है, मास ऑफ बुलेट, u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, इज इक्वल टू m1 क्या है, मास ऑफ गन इंटू v1, वेलोसिटी ऑफ गन की जगह लिखेंगे रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला में छोटा सा लिख देता हूँ, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, दैट इज़ द फॉर्मूला। अगर रिकॉइल वेलोसिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू डू बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। और अगर कोलिजन का क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू डू बाय दिस फॉर्मूला। सो आई विल बी गिविंग यू numericals also. You can try the numericals. If you have any doubt, then you can ask me in the comment section, in the comment box. I hope you liked the video, so please hit the like button and keep studying. Thank you.